आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन समिट का शुभारंभ हुआ और ये विश्व में एआई पर केंद्रित इस तरह का तीसरा सम्मेलन है। नवंबर 2023 के अंदर ब्रिटेन में पहला, मई 2024 में दक्षिण कोरिया में दूसरा और अब फरवरी 2025 में पेरिस के अंदर ये तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है। पेरिस के शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। इनमें करीब 30 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी रही। जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रों। दोनों देशों के बीच हुई थी एआई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बातचीत और उसके बाद भारत के साथ मिलकर फ्रांस आयोजन कर रहा है। दुनिया की भलाई के लिए कैसे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इस पर फोकस है और वाकई में कहा जा रहा है कि ये फोर्थ जनरेशन है। पहली मशीनीकरण, दूसरी इलेक्ट्रिफिकेशन, तीसरी कंप्यूटराइजेशन या कहिए कि डिजिटलाइजेशन और चौथा एआई के जरिए। तो क्या वाकई में इस क्रांति के लिए पूरी दुनिया इस समिट के जरिए मंथन कर रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसके दूरगामी दुष्परिणाम क्या होंगे और उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो पेरिस में एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, चीन के एआई स्टार्टअप डीपसीक के बाद भारत के लिए भी अब संभावनाएं। कृत्रिम प्रौद्योगिकी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके क्षेत्र में शानदार शुरुआत कर सकता है भारत। चीन ने किया साबित, एआई मॉडल बनाने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं, लेकिन फिलहाल एआई के क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका के चैट जीपीटी के सीधे मुकाबले में आ गया है डीपसीक। मेटा, गूगल जैसी, ओपनआई जैसी कंपनियों को चीन से चुनौती मिलेगी। ऐसे में भारत के सामने एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर है। एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च का दायरा बढ़ाने की जरूरत और इसके लिए सरकार को अपना बजट भी बढ़ाना होगा, क्योंकि फिलहाल चाइना या अमेरिका के टोटल जीडीपी के मुकाबले अगर भारत का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चे देखते हैं तो वो बेहद कम है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक अच्छी बात होती है, जितना वक्त बीतता जाता है उतनी ही वो सस्ती होती है और उतनी वो बेहतर होती है। तो जिस तरीके से चैट जीबी के मुकाबले डीपसीक को बेहतर कहा जा रहा है, लेकिन वहां सर्वर का इशू है, तो भारत के सामने दो फायदे। पहला, डीपसीक से सीखना कि कैसे कम दाम के अंदर एआई टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है। दूसरा, सर्वर को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है कि मुकाबला डीपसीक से ना करके चैट जीपीटी से हो। और यह भी मानिए कि जो अंत तक तकनीक को अपग्रेड करता है वही दुनिया पर राज करता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर हिस्सा लिया। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट के तहत हाई लेवल राउंड टेबल ऑन द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी को लेकर संबोधित किया और कहा कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास की रीढ़ की हड्डी है। इस सेक्टर में 20 लाख करोड़ का राजस्व है। देश की जीडीपी में 6.8% का योगदान है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है इस सेक्टर और तेजी से बढ़ते मोबिलिटी सेक्टर में अब सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता है, जरूरत है। भविष्य की मोबिलिटी ऐसी हो जो सुलभ और स्मार्ट हो, सीमलेस हो और एफिशिएंट हो, इलेक्ट्रिफाइड और फ्यूचर रेडी हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। भारत का ऑटोमोटिव सेक्टर एक नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश से एक संतुलित भविष्य का निर्माण करेगा। विधायकों की पत्नियों ने जताया मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का आभार। प्रयागराज महाकुंभ में मंत्री और विधायकों को सहपरिवार ले जाने के लिए आभार व्यक्त किया। जब मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने विधायकों से सहपत्नीक मुलाकात की, प्रयागराज में जब विधायक लेकर गए थे अपनी पत्नियों को, तब हर किसी विधायक की पत्नी ने मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। श्रीचंद कृपलानी की पत्नी ने चुटकी ली और कहा कि अच्छा किया आपने मौका दिया, वरना पति देव तो अकेले ही जाकर आ जाते। विश्वनाथ मेघवाल की पत्नी बोली, मैं अपने पति को नहीं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी।
गुरवीर सिंह बराड़ की धर्मपत्नी ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने भी दिखाई सरलता और सादगी। मुख्यमंत्री ने भी एक एक विधायक और उनकी पत्नियों से तफसील से सामान्य संवाद किया। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में वचनलाल सरकार का बड़ा कदम। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देगी 200 करोड़ की सब्सिडी। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन फंड गठित किया है। ईवी नीति के अंतर्गत 200 करोड़ का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत फेम 2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा काम। आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रेताओं को किया गया है प्रावधान। स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एक मुश्त अनुदान ई व्हीकल प्रमोशन फंड से दिए जाने का प्रावधान किया गया। पुनर्भरण एवं एक मुश्त अनुदान राशि 1/9/2022 से क्रय किए एवं राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है। प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बना गुलाबी नगर। साल 2024 में पर्यटकों की आवक के टूटे सभी पिछले रिकॉर्ड। साल 2024 में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए जयपुर आए 7,25,915 पर्यटक। सर्वाधिक 3,17,397 पर्यटकों ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को विजिट किया। चिड़ियाघर देखने भी 2,51,959 पर्यटक पहुंचे। कुल 83,873 पर्यटकों के साथ हाथी गांव रहा तीसरे स्थान पर। देश की सबसे लोकप्रिय लेपर्ड सफारी के लिए झालाना पहुंचे 41,077 पर्यटक। अमरगढ़ लेपर्ड सफारी के लिए आने वालों की संख्या रही 12,204। नाहरगढ़ लॉयन सफारी के लिए 18,115 और टाइगर सफारी के लिए पहुंचे 1,290 पर्यटक। जयपुर देश का एकमात्र शहर जहां 2 लेपर्ड सफारी जबकि एक लायन, टाइगर और हाथी सफारी। बायोलॉजिकल पार्क, रेस्क्यू सेंटर और चिड़ियाघर भी गुलाबी नगरी की शान बन रही है। जल्दी नाहरगढ़ में तीसरी लेपर्ड सफारी शुरू करने की वन विभाग तैयारी कर रहा है। मुआना वेटलैंड में भी इस साल शुरू की जा सकती है बर्ड वॉचिंग। पुराने चिड़ियाघर में विशाल बर्ड एवियरी बनाने की भी वन विभाग तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि कैसे सपने साकार होंगे। जल संसाधन विभाग के अंदर जिम्मेदारों के पद खाली पड़े हैं। वचनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर करना होगा पूरा। WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के 15 में से 8 पद खाली हैं, यानी कि आप कहिए कि 50% से ज्यादा पद खाली हैं। जयपुर जोन चीफ इंजीनियर तक का पद खाली पड़ा है। ERCPC चीफ इंजीनियर का पद लंबे वक्त से खाली पड़ा है। डैम सेफ्टी और SWRPD तक का पद खाली पड़ा है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 22 में से 13 पद खाली चल रहे हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज देकर चलाया जा रहा काम, उधर पद खाली रहने से कई कामों में परेशानी आ रही है। अधीक्षण अभियंता के 119 में से 40 पद खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर कहिए कि 50% के आसपास पद खाली पड़े हैं, तो अधीक्षण अभियंता के लगभग 30% पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो सपना है वो सपना साकार कैसे होगा। मार्बल नगरी किशनगढ़ में चारों फर्मों का जीएसटी सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे में 4 फर्मों का 2 ही स्थान पर हो रहा संचालन पकड़ा गया। वाणिज्य कर विभाग SGST ने मंगलवार को सर्वे की कार्रवाई शुरू की थी। SGST अधिकारियों ने जब्त किए अनेक दस्तावेज। ट्रेंडिंग अकाउंट और स्टॉक से संबंधित बताए जा रहे हैं जब्त दस्तावेज। जीएसटी चोरी की सूचना पर मकराना रोड स्थित मार्बल एरिया में की थी कार्रवाई। पुष्पा मार्बल एंड ग्रेनाइट और संगम डायमंड टूल्स बताया जा रहा नाम। जब्त दस्तावेजों का विस्तृत जांच में जीएसटी चोरी का खुलासा होगा। मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर जोनल कार्यालय ने कार्रवाई के निर्देश दिए। अजमेर जोनल कार्यालय की किशनगढ़ एनफोर्समेंट शाखा ने कार्रवाई की। दीन के लिए दयालु रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 57वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
धानेके स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि और कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय दर्शन की प्रेरणाता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और कुशल संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। उनके पुण्य विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रत्येक स्तर पर सतत रूप से क्रियाशील है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। धौरों की धरा में दहाड़ेंगे भारत और मिस्र के वीर जवान। भारत मिस्र का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 शुरू हो गया है। 14 दिनों तक आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर सैन्य युद्धाभ्यास भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स और मिस्र की कमांडो यूनिट से ले रही हिस्सा। संयुक्त ऑपरेशन के तहत टोही अभियान, निगरानी और लक्ष्य भेदन की भी ट्रेनिंग हो रही। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की पहल होगी। सैन्य अभ्यास से रेगिस्तान युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। भारतीय सेना के विशेष बलों का युद्ध कौशल होगा प्रदर्शित। अभ्यास से उभरती चुनौतियों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता का आकलन।